अरे अमित बेटा, यह तुम बैठे क्यों हो? हाँ, बहुत सारी तैयारियां करनी है। चलो, आज शाम को तुम मुझे लाला ज्वेलर्स के यहाँ लेकर चलो। मुझे बहुत सारे सुंदर सुंदर गहने के ऑर्डर देने हैं अपनी होने वाली नई बहू के लिए। सविता जी ने अपने बड़े बेटे अमित से कहा। ठीक है मम्मी, शाम को पहुँचा दूंगा। दिव्या को भी साथ ले चलते हैं। अरे बेटा, मैंने भी दिव्या बहू से कहा था कि तुम भी साथ चलो, क्योंकि तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। तुम नए नए डिज़ाइन देख लोगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन इसने इनकार कर दिया। तभी दिव्या झट से कह उठी, नहीं मम्मी जी, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे बुखार और जुकाम एक साथ हो गया है। इसलिए बेहतर है कि आप इन्हीं के साथ चली जाए। बुखार है तुम्हें और मुझे बताया भी नहीं? चलो, अभी तुम्हें दवाखाना लेकर चलता हूँ। अमित दिव्या की तबीयत खराब सुनकर परेशान हो गया। नहीं जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने दवाई खा ली है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। 15 दिन बाद सविता जी की छोटे बेटे की शादी होने वाली थी। पूरे घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। देखते ही देखते एक हफ्ता तो बीत ही गया। अब सारे मेहमान, रिश्ते के चाचा चाची, बुआ फूफा, मामा मामी और सभी के बच्चे आने लगे थे। पूरे घर में खुशी का माहौल था। हंसी ठहाकों के साथ सब चाय का सुबह सुबह आनंद ले रहे थे। खानदान की सारी बहुएं किचन में नाश्ते पानी का इंतज़ाम कर रही थीं। अभी हलवाई का इंतज़ाम नहीं किया गया था। शादी के 5 दिन पहले से ही हलवाई लगवाने का तय था, क्योंकि सब औरतें मिलकर सारा प्रबंध कर ले रही थी। अब नाश्ता सब मिल बैठकर साथ कर रहे थे। तभी एकाएक बुआ ने पूछा, सविता, सुधीर के कमरे का बंदोबस्त हुआ क्या? नवेली बहू किस में रहेगी? हाँ, वो तो मैंने सोचा ही नहीं कि सभी कमरे मेहमानों से भरे हैं। बस एक कमरा ऊपर वाला खाली है। तभी अमित बोल पड़ा, माँ, इसमें इतना क्या सोचना। हमारे वाला कमरा दोनों के लिए अच्छा रहेगा। हम ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। अमित तुरंत बोला। यह सुनकर पास बैठी दिव्या मन ही मन बुदबुदा उठेगी। आज तक तो कमरा हमारा था, वह अब रश्मि और सुधीर का हो जाएगा। हद हो गई। अमित ने मेरी इच्छा जानने की भी ज़रूरत नहीं समझी और कह दिया कि उन दोनों के लिए यह अच्छा रहेगा। तो क्या हमारी शादी अब पुरानी हो गई? तभी चाची ने अपनी सलाह देते हुए कहा, अमित, तुम अपना कमरा क्यों छोड़ते हो? ऊपर वाला कमरा अच्छा भला है, उसे लड़कियां सजा सवार देंगी। और हाँ, अपनी दुल्हन से भी तो पूछ लो, क्या वह अपना सुहाग कक्ष छोड़ने को तैयार है? और फिर हल्के से मुस्कुरा दी। पर अमित ने तो त्याग की मूर्ति बन झट से कह डाला, अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये नए दुल्हा दुल्हन होंगे और हम 3 महीने पुराने हो गए हैं। ये शब्द दिव्या को उदास कर गए, पर गहमा गहमी में किसी का उसकी ओर ध्यान न गया। ससुराल की रीति अनुसार घर की बड़ी महिलाएं और नई बहू दिव्या बारात में नहीं गए थे। अतः बारात की वापसी पर दुल्हन को देखने की बेसब्री हो रही थी। गहनों से लदी छमछम करती रश्मि ने सुधीर के संग जैसे ही घर में प्रवेश किया, वैसे ही कई स्वर उभर उठे। वाह, कितनी सुंदर जोड़ी है, कितनी सुंदर बहू है। सुधीर की यही तो इच्छा थी कि लड़की चांद सी उजली हो। बुआ सास दुल्हा दुल्हन पर रुपए वारते हुए बोली। दिव्या चुपचाप एक तरफ खड़ी देख सुन रही थी। तभी सविता जी ने दिव्या को नेक वाली थाली लाने को कहा और इसी बीच कंगन खुलाई की रस्म की तैयारी होने लगी। महिलाओं की हंसी ठिठोली और ठहाके गूंज रहे थे, पर दिव्या अपनी कंगन खुलाई की यादों में खो गई। फूल और पानी भरी परात से जब दिव्या ने 3 बार अंगूठी ढूंढ निकाली, तब सभी ने ऐलान कर डाला, भाई, अब तो दिव्या ही राज करेगी और अमित इसका दीवाना बना घूमेगा। पर दिव्या तो अमित का चेहरा देखने को भी तरसती रही। भाई की शादी की व्यस्तता व मेहमानों दोस्तों की गहमा गहमी में दिव्या का ध्यान ही नहीं आया। दिव्या के कुंवारी सपने साकार होने को तड़पते और मन में उदासी भर देते। फिर भी दिव्या सबके सामने मुस्कुराती बैठी रहती। शाम 4 बजे मनीषा ने आवाज़ लगाई, जिसे भी चाय पीनी हो वह जल्दी से यहाँ आ जाए। मैं दोबारा चाय नहीं बनाऊंगी। ला, मुझे एक कप चाय पकड़ा दे, फिर बाहर काम से जाना है। अमित ने भीतर आते हुए कहा, ठहरो भाई, पहले एक बात बताओ,
वह आपके हस्त विज्ञान व दावे का क्या रहा जब आपने कहा था कि मेरी दुल्हन एकदम गोरी चिट्टी होगी। यह बात तो सुधीर भाई पर फिट हो गई। कह मनीषा जोर जोर से हंसने लगे। अच्छा एक बात बता, मन का लड्डू खाने में कोई बंदिश है क्या? अमित ने हंसते हुए कहा। तभी चाची ने अपनी बेटी मनीषा को डपट दिया। यह क्या बेहुदगी है? नई नवेली बहुएं हैं, सोच समझ कर बोलना चाहिए। और अमित, तेरी भी मति मारी गई है क्या, जो बेकार की बातों में समय बर्बाद कर रहा है? शादी के बाद सुधीर और रश्मि हनीमून पर चले गए ताकि अधिकतम समय एक दूसरे के साथ व्यतीत कर सके, क्योंकि 20 दिनों के बाद ही सुधीर को अमेरिका लौटना था। रश्मि तो पासपोर्ट और वीज़ा लगने के बाद ही जा पाएगी। हनीमून पर जाने का प्रबंध अमित ने ही किया था। यह सब बातें दिव्या को पिछले दिन मनीषा ने बताई थी। घर के सभी लोग अमित की प्रशंसा के पुल बांध रहे थे, पर दिव्या के मन में कांटा सा गड़ गया। मन में अमित के प्रति क्रोध की ज्वाला उठने लगी। हमारा हनीमून कहाँ गया? अपने लिए इन्होंने क्यों कुछ नहीं सोचा? क्यों रोऊं, लड़कर क्या करूं? ये सवाल जिन्हें संकोचवश अमित से स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, उसके मन को लहूलुहान कर रहे थे। समय का पहिया सुधीर को अमेरिका ले गया। ऐसे में रश्मि अकेलापन अनुभव ना करे, इसीलिए घर का हर सदस्य उसका ध्यान रखने लगा था। भांजी अदिति तो उसे हर समय घेरे रहती। दिव्या तो जैसे कहीं पीछे ही छुटती जा रही थी। तभी तो दिव्या शाम के धुंधलके में अकेली छत पर खड़ी स्वयं से बतिया रही थी कि मानती हूँ कि रश्मि को सुधीर की याद सताती होगी, पर सारा परिवार उसी से चिपका रहे यह तो कोई बात नहीं हुई। मैं भी तो 3 माह से यही रह रही हूँ, और अमित भी तो यहाँ से सप्ताह के अंत में एक दिन के लिए आते हैं। मुझसे हमदर्दी क्यों नहीं? तभी किसी के आने की आहट से उसकी विचारधारा भंग हो गई। दिव्या, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? चलो नीचे, माँ तुम्हें बुला रही है। और हाँ, कल सुबह की ट्रेन से मैं दिल्ली निकल जाऊँगा। तुम रश्मि का ध्यान रखना कि वह उदास ना हो। वैसे भी तो सभी ध्यान रखते हैं, पर तुम्हारा ध्यान रखना और अच्छा रहेगा। अमित आगे कुछ और कहता, उससे पहले ही दिव्या गुस्से से चिल्ला पड़ी। उफ, सबके लिए आपके मन में कोमल भावनाएं हैं, पर मेरे लिए नहीं। क्या मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं सबका ध्यान रखूँ और खुद को भूल जाऊँ? मेरी इच्छाएं, मेरी कल्पनाएं, मेरा हनीमून, उसका क्या? अमित हैरान सा दिव्या को देखता रह गया। आज तुम्हें यह क्या हो गया है दिव्या? तुम रश्मि से अपनी तुलना कर रही हो क्या? उसके नाम से तुम इतना अपसेट क्यों हो गई हो? नहीं, मैं किसी से तुलना क्यों करूँगी? मुझे अपना स्थान चाहिए आपके दिल में। परसों हेमा चाची बता रही थी कि अमित भैया तो ब्याह के लिए तैयार ही नहीं थे। वह तो माँ जी 3 सालों से पीछे लगी थी, तब उन्होंने हामी भरी थी। तो क्या आपके साथ शादी की जबरदस्ती हुई है? और उस दिन मनीषा ने जो हस्त विज्ञान वाली बात कही थी, इससे लगता है कि आपकी चाहत शायद कोई और थी। पर दिव्या ने बात अधूरी छोड़ दी। तुम औरतों का दिमागी घोड़ा बिना लगाम की दौड़ता है। तुम इन छोटी छोटी व्यर्थ की बातों का बतंगड़ बनाना छोड़ो और मन शांत करो। अब नीचे चलो, सब खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं। वह दिन भी आ गया जब दिव्या अमित के साथ दिल्ली आ गए। यहाँ अपना घर सजाते संवारते उसके सपने भी संवर रहे थे। अमित के ऑफिस से लौटने से पहले वह स्वयं को आकर्षक बनाने के साथ ही कुछ ना कुछ नया पकवान, चाय आदि बनाती। फिर दोनों की गप्पों व कुछ टीवी सीरियल देखते देखते रात गहरा जाती तो दोनों एक दूसरे के आगोश में समा जाते हैं। हाँ, एक बार छुट्टी के दिन दिव्या ने दिल्ली दर्शन की इच्छा भी व्यक्त की थी, तो उन्होंने कहा था, ये घड़ियाँ साथ बिताने के लिए हैं। हमारा हनीमून पीरियड है यह, फिर दिल्ली तो घूमना होता ही रहेगा जाने मन। अमित का यह जवाब गुदगुदा गया था। शनिवार की छुट्टी में अमित अलसाया सा लेटा था कि तभी मोबाइल बज उठा। अमित फ़ोन उठाकर बोला, हेलो। अच्छा ठीक है, मैं कल स्टेशन पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। किसका फ़ोन था जी? चाय की ट्रे लेकर आती दिव्या ने पूछा। अरे वो रश्मि का था, वह कल आ रही है ना, उसे मैं रिसीव करने जाऊंगा। कह अमित ने चाय का कप उठा लिया। रश्मि के आने की खबर से दिव्या का उदास चेहरा अमित से छिपा न रह सका। क्या हुआ?
अचानक तुम गुमसुम सी क्यों हो गई? अमित ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। अभी दिन ही कितने हुए हैं हमें साथ समय बिताते की। अरे यार, उसके आने से रौनक हो जाएगी। कितना हंसती बोलती है। तुम्हारा भी पूरा दिन मन लगा रहेगा। सारा दिन अकेली बोर होती हो ना? दिव्या की बात बीच में काटते हुए अमित ने कहा। दिव्या चुपचाप चाय की ट्रे उठाकर रसोई की ओर बढ़ गई। फिर वही रश्मि, क्या वह अपनी मायके या ससुराल में नहीं रह सकती थी कुछ महीने? फिर चली आ रही है अकेले रहने का मजाक किरकिरा करने। खैर, मुस्कुराहट तो ओढ़नी ही होगी, वरना अमित न जाने क्या सोचने लगे। मन ही मन सोच दिव्या नाश्ते की तैयारी करने लगी। छुट्टी के दिन अमित रश्मि और दिव्या को एक मॉल में ले गया। वहाँ की चहल पहल और भीड़ का कोई छोर ही नहीं था। रश्मि की खुशी देखते ही बन रही थी। भाभी, आप तो बस जब मन आए यहाँ चली आया करो। यहाँ शॉपिंग का मजा ही कुछ और है। दिव्या की ओर देख उसने कहा। मुझे तो अमित पहले कभी यहाँ लाए ही नहीं। यह सब तो तुम्हारे कारण ही हो रहा है। दिव्या उदासी भरे स्वर से बोली। अच्छा? रश्मि का स्वर उत्साहित हो उठा। वही मॉल में खाना खाते हुए रश्मि की आंखें चमक रही थी। बोली, वाह, खाना कितना टेस्टी है। इस पर अमित ने हंसकर कहा। मुझे मालूम था कि रश्मि तुम एंजॉय करोगी, तभी तो यहाँ लंच लेने की सोची। और मैं? दिव्या ने अमित से पूछ ही लिया। अरे तुम तो मेरी पत्नी हो, जो मुझे पसंद वही तुम्हें भी तो पसंद आता है। अब तक मैं यह तो जान ही गया हूँ, इसलिए तुम्हें भी यहाँ आना तो अच्छा ही लगा होगा। बुधवार की सुबह अखबार थामे रश्मि बोली। मॉल में 50% की बचत पर सेल लगी है। भैया, मुझे पैसे दे देंगे? थोड़े तो हैं मेरे पास। मैं और भाभी ड्रेसेस लाएंगी, ठीक है ना भाभी? अमेरिका में यही ड्रेसेस काम आएंगी। हाँ हाँ, क्रेडिट कार्ड ले लेगी दिव्या। दोनों शॉपिंग कर लेना। दिव्या अमित को मुंह बाए खड़ी देखती रहेगी कि क्या ये वही अमित है जिन्होंने कहा था कि पहले शादी में मिली ड्रेसेस को यूज़ करो, फिर नई खरीदना। तो क्या रश्मि को ड्रेसेस का ढेर नहीं मिला है शादी में? ये छोटी बड़ी बातें दिव्या का मन कड़वाहट से भरती जा रही थी। उस दिन तो दिव्या का मन जोर से चिल्लाना चाहा था, जब रश्मि बिस्तर से सुबह 8 बजे तक चैन की नींद ले रही थी और वह रसोई में लगी हुई थी। तभी अमित ने रश्मि को चाय देकर जगाने को कह दिया। वह जानती थी कि अमित को देर तक बिस्तर में पड़े रहना पसंद नहीं। फिर रश्मि से कुछ भी क्यों नहीं कहा जाता। मन में उठता विचारों का ज्वार सुहागरात की ओर बहा ले गया कि मुझे तो प्रथम मिलन की रात्रि में प्यार के पलों से पहले संस्कार, परिवार के नियमों आदि का पाठ पढ़ाया था अमित ने। फिर तभी चाय उफनने की आवाज़ उसे वर्तमान में ले आई। मैं आज और अभी अमित से पूछ कर ही रहूँगी, सोच दिव्या अमित के पास जा खड़ी हुई। क्या बात है, कोई काम है क्या? अमित ने पूछा। क्या मैं ज़बरदस्ती आपके गले मढ़ी गई हूँ? क्या मुझ में कोई अच्छाई नहीं है? अमित हाथ में सेविंग ब्रश लिए हैरान सा खड़ा, पर दिव्या बोलती रही। हर समय बस रश्मि रश्मि। मुझसे तो परंपरा निभाने की बात करते रहे और इसका बिंदासपन अच्छा लगता है। आखिर क्यों? दिव्या का चेहरा लाल होने के साथ साथ आंसुओं से भी भीग चला था। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे मन में इतनी जलन, ईर्ष्या कहाँ से आ गई? रश्मि के नाम से चिढ़ क्यों हो रही है? देवरानी तो छोटी बहन जैसी होती है ना, और तुम तो ना जाने। बस फिर शुरू हो गया मेरे लिए आपका प्रवचन। उसकी हर बात गुनों से भरी होती है और मेरी बुराई से। कह पाँव पटकती दिव्या अपने कमरे में चली गई। अमित बिना नाश्ता किए वह लंच टिफिन लिए ऑफिस चला गया। उस दिन दिव्या को माइग्रेन का अटैक पड़ गया। सिर दर्द धीरे धीरे बढ़ता उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गया। उल्टियों के साथ साथ चक्कर भी आ रहा था। रश्मि ने मेडिकल किट छान मारी, पर दर्द की कोई गोली ही नहीं मिली। उसने अमित को फ़ोन किया तो सेक्रेटरी ने बताया कि वे मीटिंग में व्यस्त हैं। इधर दिव्या अपना सिर पकड़ रोई जा रही थी। तभी रश्मि 10 मिनट के अंदर ऑटो द्वारा मेडिकल स्टोर से दर्द की दवाई ले आई और कुछ मान मनुहार तथा कुछ जबरदस्ती से दिव्या को दवा खिलाई। माथे पर बाम मल कर धीरे धीरे सिर माथे को तब तक दबाती रही जब तक दिव्या को नींद नहीं आई। करीब 2 घंटे बाद दिव्या की आंखें खुली। तबीयत में काफ़ी सुधार था। सिर हल्का लग रहा था। उसने उठकर इधर उधर नजरें दौड़ाई तो देखा रश्मि 2 कप चाय व स्नैक्स लेकर आ रही है। अरे भाभी,
आप उठो नहीं। यह लो चाय और कुछ खा लो। शाम के खाने की चिंता मत करना, मैं बना लूँगी। हाँ, आप जैसा तो नहीं बनाऊंगी, पर ठीक ठाक बना लूँगी, कह उसने चाय का प्याला दिव्या को थमा दिया। रश्मि के इस व्यवहार को देख उसे ठगी सी देखती रह गई दिव्या। क्या हुआ भाभी? मुझे माफ़ कर दो रश्मि, मैंने तो न मालूम क्या क्या सोच लिया था। तुम्हें प्रतिद्वंदी के रूप में देख रही थी। और नहीं नहीं भाभी, और कुछ गलत मत कहिए आप। अब से आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। सच में ही मुझे अपने रंग रूप पर अभिमान हो रहा है। मुझ में उतना धैर्य नहीं जितना आप में है, इसीलिए मैं आपको चिढ़ाने के लिए अपने में व्यस्त रही, आपकी कोई मदद नहीं करती थी। भाभी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आज से हम रिश्ते में भले ही देवरानी जेठानी हैं, पर रहेंगी छोटी बड़ी बहनों की तरह। और फिर दोनों एक दूसरे के गले से लग गई। सच रश्मि, मैं आज से अपने मन को गलत दिशा की तरफ भटकने से रोकूंगी और तुम्हारे भैया से माफ़ी भी मांगूंगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। आज दुल्हन बनी निधि बहुत देर तक कुछ सोच रही थी। यह शादी बड़ी सादे तरीके से हो रही थी, फिर भी उसकी आंखों के सामने अमित का चेहरा घूम रहा था। उसे याद आने लगा वह दिन जब अमित अपने परिवार के साथ उसे देखने आया था। तो उससे ज़्यादा शर्मीला तो शायद अमित खुद ही था। मुंह नीचा किए वह चुपचाप बैठा था, और जैसे ही माँ निधि को लेकर कमरे में पहुंची तो वह बस उसे देखते ही रह गया। निधि स्वभाव की बहुत चंचल थी। अमित को निधि की चंचलता बहुत भा गई और वह उसके मनमोहक रूप से आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। वह निधि को भी अमित की सादगी पसंद आई थी। निधि अमित से अपनी पहली भेंट को जब भी याद करती बहुत देर तक हंसती थी। आज फिर निधि लाल जोड़े में लिपटी बैठी थी। पहले जैसी चहल पहल आज नहीं थी। 11 साल पहले जो उत्सुकता निधि की आंखों में विवाह को लेकर थी, वह आज आंसू बनकर बह रही थी और कई सवाल उसके कोमल हृदय पर आघात कर रहे थे, पर जवाब तलाशने से भी उसे नहीं मिल रहे थे। एक समझदार पति के साथ साथ उसका सबसे प्यारा दोस्त अमित याद आ रहा था। तो याद आ रही थी उसे अपनी ससुराल, जहाँ पति का बेइंतहा प्यार मिला और देवर सास ससुर की स्नेहपूर्ण व्यवहार ने उसके जीवन में इंद्रधनुषी रंग भर दिए। उसका घरेलू जीवन तब और साकार हो गया जब निधि के घर में एक नन्हे मुन्ने की आहट हुई। निधि की ससुराल और मायके में खुशियों का उत्सव छाया हुआ था, लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी खुशियों पर एक ऐसी बिजली गिरेगी जो सब कुछ जलाकर राख कर देगी। दिवाली के दीपों की ज्योति से अंधेरे जीवन में भी प्रकाश हो जाता है, पर इस बार की दिवाली निधि के जीवन में अंधकार भरने आई थी। अमित दिवाली के अवसर पर बाजार गया। निधि को 4 महीने का गर्भ था, इसलिए वह नहीं जा सकी। बाजार में बम विस्फोट हुआ और अमित लौटकर घर ना आ सका। उसकी मृत्यु का समाचार और फिर उसकी छत विछत शव देखकर जो सदमा निधि को लगा, उसे वह सहन ना कर सकी और उसका गर्भपात हो गया। अमित की यादें जहाँ निधि के मुखमंडल पर खास छटा बिखेर देती थी, वहीं उसकी मृत्यु की कल्पना से भी निधि सिहर उठी थी। निधि आज अपने अतीत के सारे पृष्ठ पलट लेना चाहती थी। यादें समय के प्रवाह के साथ धूमिल अवश्य पड़ जाती हैं, परंतु खत्म कभी नहीं होती, क्योंकि हृदय पर बने उनके निशान सागर की गहराइयों से भी गहरे होते हैं। गुजरे हुए कल ने निधि के जीवन पर गहरे निशान छोड़े थे, ऐसे निशान जो उसे बहुत गहरे आघात दे गए थे। विधवा निधि अपने सास ससुर की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहती थी। साथ ही एक शिक्षिका होने के नाते अपना सारा जीवन अपने विद्यालय और विद्यार्थियों के हित में समर्पित करना चाहती थी। पर जिस औरत का सुहाग उड़ जाए, उसके अपने भी बेगाने हो जाते हैं। यहाँ तक कि घर के लोग भी सांप की तरह फुफकारते हैं, वह दंश भी मारते हैं। अमित की मौत के बाद उसके ससुराल वालों का व्यवहार निधि के प्रति अनायास ही बदल गया। सास का छोटी छोटी बातों पर फटकारना, किसी न किसी बात में कमी निकालना अब आम हो गया था। मगर जब देवर और ससुर की कामुक नज़र उसे कचोटने लगी,
तो उसकी सहन शक्ति परास्त हो गई। तब अपना सारा साहस जुटाकर निधि अपने मायके चली गई। घर में माँ बाबूजी के अलावा निधि का एक छोटा भाई था। घर का सारा काम निधि अकेले ही करती। माँ बाबूजी का पूरा ख्याल रखती, विद्यालय जाती, शाम को ट्यूशन पढ़ाती और विवेक की पढ़ाई में सहयोग भी देती। इस तरह उसने अपने दिनचर्या को पूरी तरह व्यस्त कर लिया था। देखते ही देखते 9 साल गुजर गए। विवेक निधि के सहयोग की बदौलत आईटी प्रोफेशनल के रूप में अपने पैर जमा चुका था। उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। माँ बाबूजी ने निधि की सलाह से एक सुंदर व सुशिक्षित लड़की प्रीतो को देखकर विवेक का रिश्ता तय कर दिया। विवाह भी हंसी खुशी संपन्न हो गया। घर में एक नई बहू आ गई। विवेक की खुशियों में निधि अपनी खुशियाँ तलाशना सीख गई थी। तभी मुंह दिखाई के समय प्रीतो को अपना हीरो जड़ित हार देते वक्त उसने कहा था, प्रीतो, तुम्हें इससे भी ज़्यादा सुंदर तोहफा तब दूंगी जब तुम हमें एक प्यारा सा विवेक जैसा भतीजा दोगी। घर की सारी छोटे बड़े फैसले निधि की सलाह से लिए जाते थे और विवेक भी अपनी दीदी के पूरे प्रभाव में था। इसीलिए प्रीतो के मन में निधि के प्रति द्वेष घर कर गया। अब वह निधि को नीचा दिखाने का कोई ना कोई मौका ढूंढती रहती थी। हालांकि निधि उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझती थी और उसकी गलतियों को भी क्षमा कर देती थी। प्रीतो माँ बनने वाली थी और कमजोरी के कारण डॉक्टर ने उसे पूरी तरह आराम करने की सलाह दी थी। इसीलिए बाकी कार्यों के साथ साथ निधि फिर से घर का सारा काम संभालने लगी। प्रीतो की हर ज़रूरत का भी वह पूरा पूरा ख्याल रखती। उस दिन विद्यालय से लौटने के बाद निधि फ्रेश होकर दोपहर के खाने में जुट गई। विवेक भी घर पर ही था। सब मेज पर खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि प्रीतो झल्ला उठी। खाने की थाली में से एक बाल निकल आने के कारण प्रीतो गुस्से से लाल पीली होते हुए बोली, दीदी, अगर आपको कोई परेशानी है तो यूं ही कह दीजिए। वैसे भी हमारी हैसियत तो है ही कि हम एक नौकरानी रख लें। आवेश में निधि से यह कटु वचन बोलकर प्रीतो विवेक की सहानुभूति बटोरने के लिए अभिनय करती हुई धम से कुर्सी पर बैठ गई। विवेक ने प्रीतो को संभालते हुए तैस में आकर कहा, दीदी, जरा ध्यान से खाना बनाया कीजिए। प्रीतो को डॉक्टर ने जरा सा भी स्ट्रेस लेने से मना किया है। आपकी ऐसी हरकत की वजह से अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो। विवेक के ऐसे व्यवहार से प्रीतो को बल मिला और फिर उसने निधि पर अपने बच्चे को गिराने का आरोप जड़ते हुए कहा, आप तो जब से मैं इस घर में आई हूँ कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ करती ही रहती हैं और आज जब मैं माँ बनने वाली हूँ तो जादू टोना करके हमारी होने वाली संतान को मारना चाहती है। अरे, शैतान भी एक बार खाए हुए नमक की लाज रख लेता होगा और आप जिस घर में बरसों से रह रही हैं उसी घर की दीवारों की नींव को खोद देना चाहती हैं। निधि ने जब खुद पर लगे आरोपों का विरोध करना चाहा तो विवेक ने उसे तमाचा जड़ दिया था। यह चोट सबसे गहरी थी और सबसे ज़्यादा दुखदाई था माँ बाबूजी का मुख दर्शक बने रहना। उस दिन एक विधवा की वेदना को निधि पूरी तरह समझ गई थी। निधि ने आवेश में आकर अकेली ही कहीं और मकान लेकर रहने का फैसला किया, पर दिल्ली जैसे शहर में एक महिला का अकेले रहना कहाँ तक सुरक्षित है, यह सोचकर माँ बाबूजी ने उसे रोक लिया। प्रीतो अपनी ननद निधि को परिवार वालों की नज़रों में गिराना ही नहीं बल्कि उसे घर से निकलवाना भी चाहती थी, पर अपनी आशाओं पर पानी फिरता देख अवसर पाकर उसने माँ बाबूजी के मन में निधि के दूसरे विवाह का विचार डाल दिया। माँ बाबूजी निधि के लिए किसी उचित वर की तलाश में थे तो प्रीतो ने एक लड़के का नाम भी उन्हें सुझाया। उसकी बातों में आकर घर वालों ने विद्वान निधि का रिश्ता तय कर दिया। निधि यह तो जान ही चुकी थी कि एक औरत का अस्तित्व उसके पति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है और एक शादी समारोह में निधि की दूसरी शादी संपन्न हो गई। निधि अपने अतीत में खोई हुई थी कि तभी माँ ने उसे झकझोरा और कहा, निधि बेटा, तुम्हारी विदाई का समय हो गया है। आज निधि
विनीत की दूसरी पत्नी बनकर उसके घर जा रही थी। उसकी आंखों में आंसुओं का सागर उमड़ रहा था, किंतु इन आंसुओं का औचित्य समझ पाना उसके बस की बात नहीं थी। यह आंसू अपने उस घर से विदाई के थे जहाँ से वह 11 साल पहले ही विदा की जा चुकी थी, या एक विधवा की बदकिस्मती के निधि स्वयं नहीं जानती थी। निधि अब तक विनीत से नहीं मिली थी। उसे केवल इतना बताया गया था कि विनीत पेशे से एक सर्जन है। उसकी पहली पत्नी की मृत्यु कुछ समय पहले हुई थी और विनीत के 2 बच्चे हैं। वंशिका जो 8 वर्ष की है और अंशिका 6 वर्ष की है। घर में विनीत और बच्चों के अलावा माता पिता हैं। निधि इस शादी से खुश नहीं थी, पर विदाई के बाद ससुराल पहुंचते ही जब वंशिका और अंशिका ने उसे नई मम्मी कहकर पुकारा तो वह गदगद हो गई। मातृत्व क्या होता है उसे यह खुश नसीब नहीं हुई थी, मगर वंशिका और अंशिका के छोटे से उच्चारण ने उसके भीतर दबी हुई ममता को जागृत कर दिया। उसकी सास ससुर का व्यवहार बेहद करुणामयी और विनम्र था। विनीत से अब तक उसकी भेंट नहीं हुई थी। निधि कमरे में काफ़ी देर तक उसकी प्रतीक्षा करती रही और इंतज़ार करते करते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। शायद विनीत ने उसे जगाना भी ठीक नहीं समझा। निधि की नई नवेली दुल्हन जैसे नाज नखरे नहीं थे, इसीलिए विवाह के अगले दिन से ही घर का सारा काम उसने अपने हाथों में ले लिया। सुबह जल्दी उठकर अपना पूजा पाठ समाप्त करके पहले वह अपने सास ससुर को चाय बनाकर देती, फिर नाश्ता तैयार करती। विनीत को नर्सिंग होम और बच्चों को स्कूल भेजकर वह अपने विद्यालय जाती। दोपहर को विद्यालय से आते ही बच्चे उसे घेर लेते। पहले तो उन्हें खाना खिलाकर निधि उनका होमवर्क पूरा करवाती, फिर उनके साथ खूब खेलती। अब वंशिका और अंशिका उसे नई मम्मी के बजाय मम्मी कहकर पुकारने लगे थे। बच्चों के साथ निधि ने अपने सास ससुर का भी दिल जीत लिया था। विनीत देर रात तक घर आता, तब तक निधि सो चुकी होती थी। विनीत के साथ निधि की जो बातें होती वे केवल औपचारिकता भर ही थी। विवाह को दिन ही नहीं महीनों बीत गए थे, पर जीवन साथी के रूप में दोनों को एक दूसरे के विचार जानने का मौका ही नहीं मिला था। विनीत का व्यवहार घर वालों के प्रति बहुत असहज था। माना वह घर पर कम रहता था, मगर जितनी देर रहता उतनी देर भी ना तो बच्चों से और ना ही माँ बाबूजी से वह खुलकर बातें करता था। निधि ने उन सबके बीच एक अजीब सी दूरी का अनुभव किया और वह शंकित हो गई। वह माँ बाबूजी से सीधे कुछ भी कहना नहीं चाहती थी, मगर विनीत से कहना भी ठीक नहीं था। एक दिन निधि घर पर ही थी और बच्चे विनीत के साथ कहीं गए थे। निधि ने अवसर पाकर माँ जी से पूछ ही लिया, माँ जी, मैं जब से घर में आई हूँ उन्होंने कभी मुझसे बात नहीं की और मुझे उनका व्यवहार भी बहुत अजीब लगता है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर लगता है कि आप लोगों के बीच कोई समस्या। निधि की बात काटते हुए माँ जी बोली, बेटा, विनीत इस विवाह से। निधि चौंक पड़ी। खुश नहीं है क्या? देखो बेटा, प्रीत और विवेक को हमने पहले ही बता दिया था कि विनीत ना तो तुमसे शादी करना चाहता है, ना ही वह तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर पाएगा। विनीत खुद को तुम्हारा अपराधी समझता है। माँ जी ने उत्तर दिया। बाबूजी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोले, बहू, तुम जानती हो कि हमारी बहू की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। उसमें विनीत भी बुरी तरह घायल हो गया था। उसका काफ़ी खून बह चुका था। ऑपरेशन के समय उसे खून चढ़ाया गया और यही विनीत की बदकिस्मती थी। मगर बाबूजी, उस ऑपरेशन से हमारे रिश्ते का क्या संबंध? निधि अभी भी सकते में थी। विनीत के ऑपरेशन से कुछ समय बाद उसे पता चला कि जो खून उसे चढ़ाया गया था वह HIV पॉजिटिव था। कहते कहते बाबूजी का गला रूंध गया। निधि खुद को ठगा सा महसूस कर रही थी। वह प्रीतो को दोष नहीं दे सकती थी, मगर जो विश्वासघात भाई होकर विवेक ने उसके साथ किया, उससे वह सोचने को विवश हो गई थी कि क्या विधवा पुनर्विवाह का औचित्य यही है कि उसका प्रयोग केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया जाता है। आज वह एक सधवा होकर भी खुद को विधवा ही महसूस कर रही है।
बाबूजी ने निधि के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहना शुरू किया, हम बूढ़े हो चुके हैं। विनीत को कुछ हो गया तो हम बूढ़े तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। हमने सोचा कि हमारे बाद इन फूल से बच्चों को कौन संभालेगा, क्या होगा इनका। यही सोचकर हमने विनीत का विवाह जबरन तुम्हारे साथ करवाया, ताकि इन बच्चों को संभालने वाला कोई तो हो। इतना कहकर बाबूजी कमरे से बाहर निकल गए। अपने को संभालते हुए माँ जी बोली, बेटी, तुम्हें लग रहा होगा कि हम लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। निर्णय अब तुम्हें ही लेना है। हो सके तो हमें क्षमा कर देना। निरुत्तर खड़ी निधि वहाँ से भाग निकलना चाहती थी और जाकर विवेक, माँ व बाबूजी से पूछना चाहती थी कि क्या विधवा होना उसका कसूर है। आज वह दो राहें पर खड़ी थी। तभी वंशिका और अंशिका स्कूल से आते ही उससे लिपट गए और अपनी स्कूल की दिनचर्या बता कर उसकी गोद में झूलने लगे। बच्चों का स्पर्श पाते ही निधि की मानो सारी उलझन सुलझ गई थी। उसकी नियति लिखी जा चुकी थी। वह विनीत के समर्पण, माँ बाबूजी के प्रेम और अपने मातृत्व के सामने नतमस्तक हो गई। फिर वंशिका और अंशिका ने निधि के आंसू पूछे और उससे लिपट गए। आज सब कुछ खोकर भी निधि ने मातृत्व का अमृत पा लिया था। उसे अपना आज और आने वाला कल साफ नजर आने लगा था। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।